तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रशंसित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का ये 23वां पार्ट मैं लेके आया हूं और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में, पिछली जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, सुपर टेट, बैंक, रेलवे, लेखपाल की परीक्षाएं पास में है दोस्तों, केवीएस की परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इस पूरी सीरीज़ का अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं में से फंस जाएंगे और आपको कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे वीडियोज़ मगन ट्यूटोरियल्स पे उपलब्ध हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। एक तरफ जो आपके कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दी हुई है दोस्तों। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में घुसिए और उन चीज़ों को आप पढ़िए। मैं निश्चित हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ से। चलिए इसको शुरू करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूं पहला और दूसरा प्रश्न दोस्तों। इसको बारी बारी से हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो यहाँ ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। ए है अव, उप, अति या फिर अप। तो इसमें से इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अपमान, उपसर्ग सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, यानी शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे उपसर्ग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा अप। तो ये हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। पराजय में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग के बारे में ही पूछा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ए है, परि, प्र, परा और आ। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा परा उपसर्ग इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्न देखते चलेंगे हम लोग। बहुत छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छी और काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, तीसरा है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या फिर पीताम्बर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। माता पिता, आप जानते हैं माता और पिता और विभक्ति का यहाँ लोप हो गया है, तो ये द्वंद्व समास था, ये यहाँ पे द्विगु तो होता नहीं है। यथाशक्ति, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, जैसा कि यथा लिखा हुआ है, यानी कि ये एक अव्यय शब्द है। पीताम्बर, तो पीला है अंबर जो, या पीला है अंबर, जिसका जिस तरह से आप समास विग्रह करेंगे उस तरह का समास बनेगा। जैसे पीताम्बर का आप समास विग्रह करते हैं दोस्तों, पीला है अंबर जो, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो वहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ये आपके समास विग्रह के ऊपर है। यहाँ जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। द्विगु समास में हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद जो होता है, प्रथम शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पूछ लिया यहाँ पे, देख लीजिए। त्रिकुटी, खेत, प्रभु या फिर नाथ। तो इसमें से सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा खेत। खेत का तत्सम होता है दोस्तों क्षेत्र। तो याद रखिएगा, खेत का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। धड़ाम, लाश, औरत या फिर पतलून। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ये यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा धड़ाम। विदेशज शब्द हैं ये तीनों। जो सही उत्तर हमारा होगा वो धड़ाम होगा। जैसे खिड़की होता है, खिचड़ी होता है, तो ये देशज शब्द हैं सारे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और देशज विदेशज शब्दों के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी है दोस्तों, तो उसे जाके आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं, ये है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो पढ़ देता हूँ, ऑप्शंस देख लीजिए। री धन वेद, ऋक धन वेद, री धन गवेद, ऋग धन वेद। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऋक धन वेद होगा इसका। ऋक का मतलब यहाँ पे ये यहाँ व्यंजन संधि है दोस्तों। कौन सी संधि? यहाँ व्यंजन संधि है। याद रखिएगा, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। क जो है ग में बदल जाएगा, क ख ग। तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के ऊपर भी दोस्तों डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उसे जाके दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक पूछ लिया। कारक हम लोग जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग, संबंध का के की रा रे री, और अधिकरण तो में पर, और संबोधन होता है दोस्तों हे या अरे। तो ये 8 कारक होते हैं कुल। यहाँ पे में आया हुआ है, यहाँ पे होगा दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण का प्रसर्ग होता है में या फिर पर। इन दोनों में से यदि कोई प्रसर्ग आता है तो आप तुरंत समझ लीजिए कि यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं और 8वां और 9वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, देखते हैं इसको। ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का मतलब सरल होता है, ये तो इसी का पर्यायवाची एक तरह से हो गया। ऋजु का मतलब सीधा होता है, सीधा भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? विलोम पूछा है, यानी विलोम का मतलब विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। इसका हो जाएगा वक्र, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका जो विलोम होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, वो वक्र होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ साहित्य से प्रश्न आ गया दोस्तों। कनुप्रिया की रचनाकार है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे धर्मवीर भारती, रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, याद करने वाला चीज़ है, कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गौशाला में कौन सा समास है? समास पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बताता हूँ कि यदि आपको किसी विकल्प में कन्फ्यूज़न हो जाए, यदि संदेह आपको हो जाए, तो आप विकल्पों को काटना शुरू कर दीजिए। द्विगु पहले ही कट जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद जो होता है, प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, ये पहले ही कट जाएगा। बहुव्रीहि, ये जानते हैं कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण की तरह कार्य करते हैं, तो ये भी कट जाएगा। और द्वंद्व तो जानते हैं कि और विभक्ति उसमें लोप होता है, छिपी होती है, तो द्वंद्व भी नहीं होगा। इसका मतलब सीधे ये निकल आ गया हमारा, इसका मतलब सीधे निकला कि इसमें जो है तत्पुरुष होगा, और इसमें भी तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। दोस्तों आप बुक उठाइए और पढ़िए, अपनी जिम्मेदारी आप लीजिए, किताबों से अध्ययन कीजिए। अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं ये वीडियो देखने के लिए, तो ये वीडियो देखने के बाद बुक्स का अध्ययन आप निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वां और 12वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 11वां पढ़ता हूँ। देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो मैंने आपको बताया देशभक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष होगा। लेकिन यदि आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप सीधे विकल्पों को काटना शुरू कर दीजिए। द्विगु में अभी देख के हम लोग कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो ये कट जाएगा सीधे। कर्मधारय में उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष से संबंध होता है, तो ये भी विकल्प कैंसिल हो जाएगा। द्वंद्व में और विभक्ति का लोप होता है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि देश और भक्ति इस तरह से तो इसका समास विग्रह होगा नहीं। हमारा सही उत्तर क्या निकल के आ गया दोस्तों? सी, तत्पुरुष। तो ये इस तरह से ये एक आइडिया होती है दोस्तों, जिससे हम सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12वां देख लीजिए। 12वां भी हम यहीं पे देख सकते हैं। तुलसीदास किसकी रचना है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन जी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये याद करने वाली चीज़ है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में। इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 13वां और 14वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 13वां पढ़ता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे वैदेही वनवास किसकी रचना, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहीं पे आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, यहीं पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ये है कि वैदेही वनवास यानी सीता जी जो वन के लिए निष्कासित हुई थी, जो वन के लिए गई थी, तो उसी का बहुत ही मार्मिक वर्णन है वैदेही वनवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किया है। और अयोध्या सिंह तो सीता जी अयोध्या से संबंधित थी, तो याद करने के लिए आप इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दीजिए, अयोध्या और सीता को, तो आप समझ जाएंगे कि इसके लेखक यही हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, ये एक समझने के लिए। बाकी आप साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो आपको जवाब खुद ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो आपकी एक समझ बन जाएगी, याद हो जाएगा। 14वां देखते हैं, यहाँ पे 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इस नहीं पे देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक काम ये होता है नहीं वाला, क्योंकि अब इस नहीं को मिस कर गए तो इसमें सारे 3 विकल्प तो संयुक्त व्यंजन वाले ही हैं। कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और यहीं पे बता देता हूँ आपको, वो होता है श्र। कुल हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद कर लीजिए। इसमें से हमारा सही जो विकल्प होगा, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसको हम कहते हैं अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन इसको कहते हैं हम क्या, अंतः अस्त व्यंजन ये होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी प्रश्न है 15वां। मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रश्नों की संख्या घटाई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको और अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा भी। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, ऑप्शंस पढ़ देता हूं, देख लीजिए। द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी तरह से काटेंगे दोस्तों, उसका सही उत्तर तो वैसे होगा बहुब्रीहि, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव जी के लिए ये है, मृत्युंजय उन्हीं को कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप यदि विकल्पों को काट भी लेते हैं तो आपका कोई भी विकल्प गलत नहीं होगा, आप सही ही करके आएंगे। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, अभी पीछे के उदाहरण में हमने देखा था सवाल में। कर्मधारय में उपमान उपमेय संबंध होता है, तो ये भी कट जाएगा। और द्वंद्व में हम जानते हैं कि और विभक्ति का लोप होता है, तो ये भी कट जाएगा। यानी हमारा सही उत्तर क्या बचा, सी बहुब्रीहि। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे आपको वीडियोस, बल्कि कहूँ प्रमाणिक वीडियोस मिल जाएंगे। आप विजिट कीजिए, उन्हें देखिए, उसके अनुसार किताबों से क्रमबद्धता से आप अध्ययन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।